15 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 14 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। और उस ऐलान की वजह से ज़ाहिर सी बात है, हम ये सोच रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो पहले से आसान हो गई होगी, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि हम बगैर किसी मंसूबे के, बगैर किसी मैकेनिज़्म के जो ही तेल की कीमतों में कमी करते हैं, तो उस कमी की वजह से जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है। पाकिस्तान में, जैसे मैंने बारहा कहा है, कि जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि जो ही तेल की कीमतों में कमी होती है तो उससे महंगाई भी उसी रफ्तार से कम होती है। अब गवर्नमेंट ये समझ रही है कि हम ने 14 रुपये फी लीटर तेल की कीमतों में कमी करके आवाम के ऊपर बड़ा एहसान किया है, लेकिन दूसरी तरफ देखें, आईएमएफ के दबाव की वजह से, या आईएमएफ अभी भी ये गवर्नमेंट को कह रही है कि टैक्स लेवी जो है वो बढ़ाया जाए। क्यों? और इसके ऊपर वज़ीर तवाई ने कंसर्न्स भी शो किए हैं कि गवर्नमेंट जो 60 रुपये टैक्स लेवी की फॉर्म में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्ज कर रही है फी लीटर, उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। तो मतलब बात करने का ये हुआ कि अगर उसके ऊपर नज़रसानी की जाए तो अभी और पेट्रोल जो है वो, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं। और साथ साथ मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि एक मैकेनिज़्म भी प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि जो ही तेल की कीमतों में कमी आए या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर कमी आए तो उस कमी के जो असरात हैं वो आम लोगों तक भी पहुंचने चाहिए। तो अगर वो असरात आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट की ये जो कावश है तेल की कीमतों को कम करने की, वो गरीबों के लिए कारगर साबित होगी। हम अभी भी मुल्क के अंदर तेल की कीमतों में कमी या तेल की कीमतों में इजाफे की बातें कर रहे हैं, लोड शेडिंग चल रही है और बिजली डे बाई डे महंगी होती जा रही है। गर्दिशी कर्जा जो गवर्नमेंट दावे कर रही है कि हमने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे बिजली की कीमतों में इजाफा डे बाई डे होता जा रहा है। तो दुनिया ने इस इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग या इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, सप्लाई प्रॉब्लम है, उससे निपटने के लिए अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। अभी दुनिया में शमसी तवानाई, सूरज की रोशनी जिसे कहते हैं आप, सोलर पैनल, पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम जो है वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि बिजली के जो अदर सोर्सेज हैं सस्ते, उनसे बिजली पैदा की जाए। तो ये तो दिन की रोशनी की बात हो रही थी। अब जनाब ओमान के अंदर दोहा में साइंसदानों ने एक ऐसा तरीक़ेकार दरियाफ्त किया है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए शमसी पावर स्टेशन से दुगनी मिकदार में तवानाई हासिल की जा सकेगी। अब वो तरीक़ेकार क्या, ज़ाहिर सी बात है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू ये चीज़ें जो होने को जा रही हैं। और ये अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़ाहिर सी बात दौर चल रहा है। उस तहकीक के मुताबिक आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सोलर टावर पावर प्लांट नामी एक निज़ाम का ख्याल पेश किया गया है जो चिमनी नुमा टावर पर मुश्तमिल है और इसकी बुनियाद पर मैकेनिकी टरबाइन नस्ब किए गए हैं। यह निज़ाम दो हिस्सों से मिलकर बना है। एक हिस्से को सोलर अप ड्राफ्ट सिस्टम कहते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा जो है उसको कूलिंग डाउन ड्राफ्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब टावर के अंदर मौजूद जब शमसी शुआएं जज़ब होने के बाद गर्म हो जाती हैं तो एक अप ड्राफ्ट बनाती है, यानी हवा ऊपर की जानब जाती है और टरबाइन को फाल कर देती है, जिसके नतीजे में बिजली बनाई जाती है या बिजली बनती है। खैर, जो हिस्पानवी इंजीनियर्स हैं उनकी जानब से 1980 की दहाई में बनाए गए इस इब्तदाई मॉडल को अपनाया नहीं गया, क्योंकि अपने साइज़ की वजह से ये बहुत महंगा था। इस डिज़ाइन के रवायती पावर प्लांट से भी तवानाई की पैदावार महदूद होती है, क्योंकि ये शमसी शुआओं पर मुनहसर होते हैं और सिर्फ दिन के वक्त फाल होते हैं, ये काम करते हैं। अब कतर और उतन से तलक रखने वाले साइंसदानों ने बेहतर अप ड्राफ्ट के साथ डाउन ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी को मिलाकर बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि जो पहले सोलर पैनल के काम कर रहे थे उससे दुगनी एफिशिएंसी के साथ ये नया मॉडल जो है तैयार किया गया है। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी कि शमसी तवानाई को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा सके वही बेहतर है, क्योंकि हर मुल्क, बड़ी सिंपल सी बात है, ओवरऑल आबादी जो है वो बढ़ रही है। आबादी बढ़ने से ज़रूरियात ज़िंदगी वो भी बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा होगा और जो एनर्जी डिमांड्स के फैक्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे और आखिरकार एनर्जी की
डिमांड में इजाफा होगा या एनर्जी की खपत में इजाफा होगा, तो वो आने वाले वक्त में बढ़ती हुई एनर्जी की खपत जो है उसको पूरा करने के लिए ये अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनको एफिशिएंटली इस्तेमाल करके सप्लाई को या सप्लाई चेन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको ये भी पता है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि ये मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं उसकी वजह से जो नुकसानात मुल्कों के हो रहे हैं, खासकर पाकिस्तान के जिसका किया दरा तो बड़ा कम सा होगा मेरे ख्याल में, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन उसकी वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर जो कह लें कि तरक्की हो रही है उसके जो भयानक असरात हैं वो पाकिस्तान को बेयर करने पड़ रहे हैं मौसमी तब्दीलियों की फार्म की सूरत में। अब COP28 जो अबू धाबी में हुआ और उसमें एक बड़ी हैरानकुन सी बात सामने आई है कि आलमी रहनुमा जो इस मौसमी कॉन्फ्रेंस में जो इन्होंने टारगेट सेट किए थे कार्बन मिशंस को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या ज़ीरो कार्बन मिशंस, उसके ऊपर उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। इस COP28 के अंदर 200 ममालिक ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, जहां बड़ी बहस व तकरार के बाद ये तय पाया कि मादनी ईंधन को मरहलावार, फॉसिल फ्यूल जिसे कहते हैं, उसको मरहलावार हम ख़त्म करेंगे और इस सारे काम को करने की सिर्फ एक ही वजह, जो माहौल है उसको लिवेबल बनाया जाए। लेकिन ये सारी उम्मीदें मेरे ख्याल में मान पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर सारे मुल्कों ने जो मंगल पीछा गुजर गया तब तक साइन करने थे, कभी तक साइन नहीं हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि COP28 के जो टारगेट्स हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो अचीव होंगे, क्योंकि वो मामला सारा जो एग्रीमेंट का था वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मौसमी तब्दीलियों से पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला मुल्क है, और अभी यूरोपियन यूनियन ने पंजाब में मौसमी तब्दीलियों में निपटने के लिए 179 मिलियन यूरो दिए हैं, और जिसमें कहा गया है कि ये फैसलाबाद, लाहौर, इन दो शहरों की जो सैनिटेशन की सर्विसेज हैं उसको बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको बेहतर किया जाए। तो देखें, जहां दूसरे मालिक हमें अमदाद दे रहे हैं, हमने शुक्र किया कि चलो हमें कहीं ना कहीं से मौसमी तब्दीलियों के नाम के ऊपर को अमदाद आई है। हमें मेरे ख्याल में खुद भी कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कहा गया है कि सफाई निसफ अमान है, तो हमें इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब तक हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, मुझे बताइए कि हमारा ईमान कैसे मुकम्मल होगा। तो जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि हमें शजरकारी जो है उस मुहिम को तेज़ करना चाहिए। हमें हर एक बंदे को ये बताना चाहिए कि दरख्तों की हिफाजत करना और नए दरख्त लगाना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तो तब जाके मेरा ख्याल है कि हम इस मसले से बाहर निकलेंगे। बड़ी हैरानकुन खबर है कि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर का तकरीबन 92% हुकूमत ने कर्ज के तौर पे ले लिया है। और अगर देखा जाए तो अब तक हुकूमत जो कमर्शियल बैंकों से 24,58 हज़ार अरब का कर्ज ले चुकी है। और जारी बात है, अब शरह सूद आप देखें, वो डिस्काउंट रेट जिसे कहते हैं या पॉलिसी रेट जिसे कहते हैं, वो 20% से ऊपर है। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट को इन कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी है वो 20% से ऊपर ही करनी है। तो जब लोकल लेवल के ऊपर कमर्शियल बैंकों से कर्जे आपके इतने ज़्यादा हैं, तो वो कर्जे गवर्नमेंट ने अदा करने हैं, वो कहाँ से अदा किए जाएंगे? गवर्नमेंट के पास एक ही सोर्स है अपना रेवेन्यू जनरेट करने का या अपनी आमदन को बढ़ाने का, और वो सोर्स है टैक्स। अगर इन कर्ज के ऊपर शरह सूद में इजाफा होगा तो मतलब ये है टैक्स में इजाफा होगा। टैक्स में इजाफा होगा तो मतलब महंगाई में इजाफा होगा। और जो हमारी कारकर्दगी है वो देखें पिछले 4 महीनों की, कि पिछले 4 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 4.08% कमी हुई है। इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है। मजीद अगर डिटेल में जाते हैं, अक्टूबर 2023 में बड़ी सनतों की पैदावार में 2% कमी हुई। रवां माली साल के 4 माह के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 4.08% कमी रिकॉर्ड की गई। कॉटन यार्न की पैदावार में 24.73% और कॉटन के कपड़ों की पैदावार में 14.73% कमी रिकॉर्ड की गई है। कर्जे देख लें और इधर जो हमारी एफिशिएंसी है वो देख लें, फिर आप कहते हैं बूटा गालां कढ़दा है।